First batch Galaxy Club member CA Club from 2011 किया है। उनकी स्पेशलिटी NRI बिजनेस में है, जिसके कारण वे कई बार विदेशों का दौरा किया है, जिसमें सिंगापुर, मस्कट, दुबई, बैंकॉक का दौरा किया है। उनके पास 6 ऐसे अनमोल रत्न हैं जो अपने काम के प्रति 100% डेडिकेशन रखते हैं। मिस्टर जोशी ने 4 साल में हेल्थ इंश्योरेंस में 60 लाख का बिजनेस किया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो एक ऐसे सेल्स मैनेजर स्टार में हैं जिन्होंने 1 साल में 29 एडवाइजर को तैयार किया है। अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मिस्टर वैभव जोशी सर को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। आप उनका तालियों से स्वागत करें। प्लीज वेलकम सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक से आ रही है? सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सही में गुड मॉर्निंग है क्या? आवाज नहीं आ रही? सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हमेशा हम लोग मीटिंग में जाते हैं, अभी भी देख रहा हूँ मैं, सब लोग सूट पहन के आए, टाई लगा के आए, बहुत बढ़िया अपीयरेंस है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं स्पीकर हूँ, फिर भी मैंने टाई भी नहीं लगाया, मैंने सूट भी नहीं पहना, जो नॉर्मली हम लोग वहाँ पे बैठते तो भी मैं पहनता हूँ। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? वहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा है। सो उसका बेसिक रीज़न भी वही है कि नॉर्मल ऑर्डिनरी एजेंट जो बचपन से पॉलिसी बेचता आया है, यानी उसके करियर के बचपन से, ना कि बचपन से, तो वो पॉलिसी के बारे में जो एकदम ऑर्डिनरी एजेंट बेचता है, लेकिन शायद हम लोग कहाँ पे तो भूल गए कि ऐसे भी कोई पॉलिसी LIC के पास है कि जो प्रमोट करके हम लोग अच्छा खासा बिजनेस ले सकते हैं और उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जब भी जीवन तरंग बंद होती है तो हम लोग उसको बेचना चालू करते हैं, जीवन तरंग बंद होती है तो उसको बेचना चालू करते हैं, तो हम लोग हवा के साथ में काम करते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है लाइफ इंश्योरेंस में, एंडोमेंट, मनी बैक, होल लाइफ, ये 3 ही कंसेप्ट है जिसके ऊपर सभी पॉलिसीज काम करती हैं। तो उसमें एक ऐसी पॉलिसी है कि जो हम लोग शायद भूल गए, शायद आप में से बहुत लोग सीनियर्स हैं तो उन्होंने वो पॉलिसी जी जान के साथ बेचे, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं, लेकिन आज शायद आप वो बेच नहीं रहे, लेकिन मैं आज वो तहे दिल से बेचता हूँ। और उसके बहुत सी रीजंस है। जैसे कोई एक पॉलिसी हम लोग प्रमोट करते हैं तो उसके पीछे कई रीजंस रहते हैं। एक तो मार्केट फ्लो, यूनिट लिंक बेचना चालू किया तो सब लोग यूनिट लिंक बेचना चालू करते हैं। पेंशन का थीम आ गया है, 17-18 पॉलिसी बेचो, 20 पॉलिसी बेचो, सब लोग रिटायरमेंट प्लानिंग बेचना चालू करते हैं। लेकिन जो बेसिक्स है लाइफ इंश्योरेंस में और उसके साथ में वो बेसिक्स हम लोग उनके लिए कैसे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ भी आपको बीच में भी कुछ डाउट है तो आप मुझे उधर ही आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसीज में सेकंड डाउट, थर्ड डाउट, फोर्थ डाउट कुछ भी आ सकता है। क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है ये मैं बहुत अच्छी तरह से यूज़ करता हूँ, और आपको अभी डाउट रहेगा तो अभी क्लियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई रुकने की ज़रूरत नहीं, लास्ट में आप पूछेंगे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं। सो मैं अभी सेशन चालू कर देता हूँ। कुछ भी आपका रहेगा डाउट तो प्लीज़ इमीडिएटली हाथ ऊपर कीजिए, मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सबका कि आपने मुझे इनवाइट किया। ये तो रहना बोलना भूल गया मैं एक्चुअली, सो सॉरी अबाउट दिस। बट अभी सभी का मैं तहे दिल के शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो भी मेरा शेयरिंग है, जैसे मैंने हम लोग गोवा में थे वहाँ पे मैंने शेयरिंग किया था, जहाँ पे मैं कंटोली में गया था, रत्नागिरी में गया था, वहाँ पे भी एजेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से ये पॉलिसी को अप्रिशिएट किया था। ये पॉलिसी यहाँ पे आपने जो देखा अभी, हेलो, हाँ, सो आप जो देख रहे हैं अभी पॉलिसी, ये पॉलिसी कोई बताने की किसी को भी यहाँ पे जरूरत नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि ये पॉलिसी से ही हम लोग ने करियर चालू किया था। सर आपको तो जानते हैं 50 साल से आप काम कर रहे हो, तो एंडोमेंट और मनी बैक ये तो बेस हो गया,
वहां से किसी को मनी बैक पॉलिसी मालूम नहीं, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन ये पॉलिसी, एक ही पॉलिसी हर एक कैटेगरी में, हर एक एज ग्रुप में अलग अलग तरीके से मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर मेरा जो भी इंडिया टू हुआ था उसमें से 16.5 लाख का प्रीमियम सिर्फ ये पॉलिसी से आया था। जब भी सब लोग उमंग बेच रहे थे, लक्ष्य बेच रहे थे, मैंने ये पॉलिसी बेच के वो प्रीमियम लेकर आया था। यंग जनरेशन, मीडियम साइज जो भी बिजनेसमैन है जिसको वर्किंग कैपिटल का इशू होता है और सब चीज़ की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट रहती है, उनके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स ये सब चीज़ मायना नहीं रखता है मेरे ख्याल से। तो ये पॉलिसी काम कैसे आती है, जो भी जिनके घर में बेटियां हैं उनको बेटिया के नाम पे पॉलिसीज निकाली है, लेकिन आगे चल के वो उनके ससुराल वाले पॉलिसी कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस वो हैंडल किए हैं। मिड एज का जो रिक्वायरमेंट है, मिडिल क्लास में, ये सब जैसे मैंने आज पहरावे, इट्स नॉर्मल एजेंट्स पॉलिसी, नॉर्मल मिडिल क्लास पॉलिसी जो हम लोग बड़े समय छोड़ के लिए भी बेच सकते हैं और नॉर्मल आदमी को आराम से बेच सकते हैं। इसीलिए ये पॉलिसी में पीच ज़्यादा करता हूँ कि हर एक आदमी के लिए ये काम आती है। कैसे, मैं अभी चालू कर देता हूँ प्लीज। सबसे पहला, अभी हम लोग यहाँ पे सब लोग सीनियर्स है, मैं 40 क्रॉस के हूँ, सर का तो अभी सबसे सीनियर सर है। सो क्या होता है कि अभी हम लोग अपने एज के कोई भी अपने क्लाइंट्स है, उनको जब भी हम लोग पॉलिसी पिच करते हैं तो वो माइंडसेट में रहता है कि ठीक है, लॉन्ग टर्म सेविंग होना चाहिए, पेंशन प्लानिंग होना चाहिए, गारंटेड कमिटमेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ कौन जानता है कि मैं जानता हूँ। 35 एज के जितने भी ऊपर के जो लोग हैं वो सबको जानते हैं। लेकिन अगर आपको यूथ को कैप्चर करना है, उनसे आपको बिजनेस चाहिए, तो उनको ये कोई रीजन नहीं है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, उनको चाहिए 3-4 साल में कुछ पैसा बना के देता है तो मजा आएगा। तो फॉर यूथ ये पॉलिसी कैसे वर्क करती है, जैसे मैंने लिखा है कि कोई भी ये यूथ रहेगा तो उसका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, थोड़ा पीछे रूम में चलेगा। उसका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये होता है कि उसको कल क्या मिलेगा, उसको 20 साल के बाद क्या मिलेगा, 25 साल के बाद क्या मिलेगा, उसका कोई रीजन नहीं रहता है। मेरे को यार बाद में का छोड़ दे, मैं शादी करूंगा या ना करूंगा वो भी मुझे क्वेश्चन है, मैं मेरा लाइफ पूरा ऐसे ही जिंदा रहेगा, तो उसको कोई लेना देना नहीं है कि मेरे को मेरे बेटे के लिए एजुकेशन का कुछ करना है। उसको एट द एज ऑफ 22-25 जब भी वो अर्निंग चालू करता है तो उसको वो एक रिक्वायरमेंट दिमाग में ही नहीं बैठती कि मुझे 25 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। तो यूथ जो है उनको इमीडिएटली मैं अगर पैसा जनरेट करके दे दूं कि 5 साल के बाद तुरंत तुझे हार्ली डेविडसन लेनी है ना, तो मेरा पॉलिसी काम में आएगा। आज ही पैसा बचा, गारंटेड तेरे को 5 साल के बाद एक सर्टन अमाउंट मिलेगी जिसमें तेरा हार्ली आ जाएगा। या 5 साल के बाद तेरे को स्पोर्ट्स कार लेनी है, तेरे को 50 लाख की जरूरत है, तो ये पॉलिसी ले ले, आधा पैसा तेरे को मिलेगा। 20 लाख का प्रीमियम मुझे आज दे, 20 लाख का प्रीमियम देगा, 5 साल के बाद 1 करोड़ मिलेगा, 1 करोड़ में से 50 लाख आपको इमीडिएटली वापस मिलेगा, जिसमें आप तेरा जो भी स्पोर्ट्स कार है वो आप ले सकते हैं। जो हायर एंड के जिनको 5 साल के बाद पैसा मिलेगा, मिलना चाहिए, ये सब थॉट्स है, वो यूथ जिसको हम लोग नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसी से कैप्चर नहीं कर सकते, जिनको कन्विंस नहीं कर सकते कि उनको कोई पड़ा नहीं कि मुझे चाहिए 2 साल के बाद मैं SIP विड्रॉ कर सकता हूँ, मुझे ऐसी पॉलिसी चाहिए कि जो मुझे इमीडिएटली कुछ ना कुछ पैसा दे दे। तो यूथ के लिए ये पॉलिसी सबसे इजी सेल में बात करता हूँ, क्योंकि जितने भी मैंने लास्ट ईयर की पॉलिसी बेची, 10,000 की मंथली प्रीमियम के मैंने करीब 8 से 10 पॉलिसी बेची थी, तो उसमें 14 लाख का प्रीमियम आया था। 10,000 इजीली वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है 10,000 रुपीज ना 5 ईयर्स, ठीक है 5 साल के बाद मिलेगा ना कुछ हाथ में, हाँ 3 लाख मिलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3 लाख मिलेगा, वो उसके दिमाग में फिट बैठ जाता है, ठीक है 3 लाख मिलेगा ना, 6 लाख में से 3 लाख वापस आ गया, 6 लाख के ऊपर मुझे 30% से 1,80,000 टैक्स बेनिफिट मिल गया, चलो ठीक है मेरा 1.5 लाख ही बचा है वहां पे। तो ये अगर कंसेप्ट उनको समझाता हूँ तो उनका पैसा लॉक नहीं हो रहा है, उनको समझ में आता है, उनको 5 साल के बाद उनका पैसा आधा वापस आ रहा है वो भी समझ में आता है, उसमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है उसको समझ में आता है, और आने वाले पैसे के ऊपर उनका ऑलरेडी इनकम रहता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ये भी उनको समझ में आता है। तो फॉर यूथ ये पॉलिसी में अच्छी तरह से पिच करता हूँ, ये सबसे इजीएस्ट वे टू सेल दिस पॉलिसी यूथ के लिए जिनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कोई दिमाग में रहता नहीं। अगर आप देखेंगे अपने जितने भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स है, मैं भी हूँ, तो कोई भी SIP की लाइफ जो हमेशा कोई भी सेशंस में बोलते हैं कि 5 इयर्स के बाद कोई रहता नहीं है, हार्डली 5% लोग रहते हैं जो 5 साल के बाद SIP कंटिन्यू करते हैं। हालांकि SIP एक ऐसी चीज है कि वो 15 साल 20 साल 25 साल तक कंटिन्यू होनी चाहिए,
लेकिन यूथ माइंडसेट जो रहता है कि चलो policybazaar.com या कोई जीरोधा इसमें चले जाते हैं, 10 महीना हो गया यार, मेरे को पैसे की जरूरत है, कुछ लेना है, चलो विड्रॉ कर देंगे। तो किसी का भी माइंडसेट होता नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचे, और कितना भी हम लोग उनको पिच करने जाएंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचो, तो वो अपने से भाग जाते हैं। तो ये पॉलिसी वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे तरह से पिच करता हूँ। करीब करीब 13 डिफरेंट कंसेप्ट हैं, तो मैं 5 मिनट्स के लिए फटाफट आगे जाता हूँ। हम लोग वापस चाहिए तो किसी कंसेप्ट के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए और थोड़ा डिस्कस करना है तो हम लोग बाद में कर सकते हैं। सेकंड प्लीज, लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी जैसे मैंने कहा था कि यूथ के लिए तो है, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, तो वर्किंग कैपिटल। और अगर वर्किंग कैपिटल कोई इंडस्ट्री का बंद हो गया ना तो वो पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाती है। उनके पास वो सस्टेन करने की ताकत नहीं होती कि मेरे पास अगर 1 करोड़ कम है तो 1 करोड़ कहाँ से तो ले लूँ। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और उनको तो सब पैसा दे देते हैं, लेकिन छोटे लोगों को कोई देता नहीं, बैंक भी नहीं देते। बड़े लोगों को 100 करोड़ लेके वो डुबा देंगे तो भी वो बैंक एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन छोटे लोगों को 1 करोड़ देना है तो भी 10 बार उनका कुछ ना कुछ देखते रहते। तो उनके लिए जिन्होंने स्टार्टअप है, उनका कोई अभी ई बाइक्स का स्टार्टअप चालू हो गया है और कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग उनका चालू हो गया है, तो उनको भी जरूरत रहती है एक सर्टेन पीरियड के बाद कुछ ना कुछ कैश लिक्विडिटी की। तो उनके लिए भी ये पॉलिसी काफी अच्छे तरीके से वर्किंग होती है। जैसे बिजनेस और जॉब, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये सेफ्टी या गारंटी ये सब वर्ड्स आज निकल गए बिकॉज ऑफ कोरोना बोलो या रिसेशन बोलो या और कुछ भी, लेकिन कोई भी चीज आज स्टेबल नहीं है। आज आप कुछ ना कुछ अलग तरीके से करोगे तो आपको पैसा मिलेगा या बिजनेस मिलेगा। जैसे मैं आज अलग तरीके से पॉलिसी बेच रहा हूँ, मैं आज जीवन उमंग ज्यादा नहीं बेच रहा हूँ, हालांकि बेचना चाहिए, लेकिन मैं एक अलग तरीके से ये पॉलिसी बेचता हूँ तो मुझे इजीली बिजनेस आ जाता है। ऐसा कि उसके लिए भागदौड़ करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे वर्किंग लाइफ में ओनली वीकली में सिर्फ 2 कॉल करता हूँ, ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं, मैं सिर्फ इंडिया ही हूँ, मैं सीओटी नहीं हूँ, टीओटी नहीं, लेकिन मैं मेरा लाइफ पूरा जीता हूँ। मैं हर साल एक 3 से 4 ट्रैकिंग करता हूँ। हर महीने में कहाँ पे तो घूमने जाता हूँ। मेरा कराओके का गाने का क्लब है, उसका मेरा कॉन्सर्ट हुआ था 2 दिन पहले, उसमें मैंने अच्छा खासा गाना गाया। तो जितने भी मुझे मजाक करने के लिए जो भी चीज लगती है ना, वो मैं ये बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी में कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जहां पे भी मैं कॉल पे जाऊंगा तो वो पॉलिसी कन्विंस हो जाएगी। सो कमिंग टू द पॉइंट, लिक्विडिटी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी 5 इयर्स में अगर कोई पैसा भरता है और उसका जॉब चला जाता है, उसमें बिजनेस में कहाँ पे रिसेशन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे कोरोना आ गया और कुछ हो गया, तो ऐसे टाइम पे अगर उसके हाथ में 50 लाख का उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें 25 लाख उसके हाथ में आ जाता है, तो उसको एक ब्रीदिंग स्पेस है कि मुझे कुछ पैसा मेरे हाथ में है कि घर से कुछ वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम हो गया तो भी मेरे पास पैसा है। मेरा जॉब 6-8 महीना 2 साल तक रहा नहीं तो भी मेरे पास कुछ ना कुछ पैसा है जिसमें से मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। और ये प्रॉब्लम आज के बाद बढ़ता ही जाने वाला है कि लिक्विडिटी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए एसआईपी ज्यादा सेल होती है कि जिसमें हाईलाइट क्या किया जाता है, आप जब भी चाहिए तभी पैसा निकाल सकते हैं। इसीलिए एसआईपीज, शॉर्ट टर्म एफडीज, शॉर्ट टर्म रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये सब सेल क्यों होती है? बैंक के पास इतना करोड़ों में एफडीज क्यों पड़ा है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, 5% देते हैं, उसमें ही 2% टैक्स करते हैं, फिर भी उनके पास पैसा क्यों है बैंक के पास? वो यहाँ पे क्यों नहीं आता है लाइफ इंश्योरेंस में? क्योंकि लिक्विडिटी, सबको लिक्विडिटी चाहिए। मेरा पैसा मेरे बोलने पे मेरे पास आना चाहिए। अगर जिसके पास ऐसा है प्रोडक्ट तो वो पर्टिकुलर क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है, जो ये पॉलिसी में है। ये 5 इयर्स भी आपने पैसा भर दिया, उसके बाद में आपका जितना भी पैसा है उसमें से 50% आपको लिक्विडिटी चालू हो जाएगा। ओके, सो लिक्विडिटी मैं बहुत अच्छी तरीके से पिच करता हूँ। एवरी 5 इयर्स 50% लिक्विडिटी के सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन। उसको पैसे की जरूरत है या नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसको पैसा 5 साल के बाद अवेलेबल है, ये अगर उसके दिमाग में बैठता है ना तो वो आराम से पॉलिसी ले लेता है। कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो ऑन साइट जाके आया, उसके पास बहुत पैसा पड़ा है, उसको आगे 2 साल के बाद क्या रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं, या उसको वर्क प्रेशर ऐसा रहता है कि मैं शायद 5 साल के बाद काम भी ना करूं, तो मुझे मालूम है मैं एज ए कंसल्टेंट काम करूं तो मुझे क्या है, कोई किसी को गारंटी नहीं है। वर्किंग क्लास में तो बैंक में तो इतना हैरेसमेंट है, आप 12 बजे पे जाओगे तो कोई तो बैंक में कोई ना कोई एम्प्लॉय बैठा रहता है। तो जो हैरेसमेंट है जॉब में भी है, और जो भी हाई प्रोफाइल जो भी एम्प्लॉयमेंट में है, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गया, तो वहां पे लोग बाहर निकलना चाहते हैं, खुद का खुद करना चाहते हैं।
ऐसे टाइम पे अगर उनको लिक्विडिटी का पॉइंट बताएंगे ना, तो वो बोलते कि ठीक है 5 साल के बाद मुझे है ना लिक्विडिटी, यस विल गो अहेड। प्लीज अगेन टैक्सेशन का बेनिफिट, अभी मिलिंद इसके ऊपर ज्यादा अच्छा बात कर सकते हैं क्योंकि ही इज वेरी कैलकुलेटिव। आप मिलिंद आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस में जो आपको प्रीमियम हम लोग पे करते हैं उसके ऊपर मल्टीपल टैक्स बेनिफिट देगा? तो मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है कि आज मैंने एंडोमेंट का आज एक प्रीमियम भर दिया तो मुझे उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिल गया है, ठीक है। कल भरा तो कल मैंने जो पे किया उसके ऊपर मिलेगा बेनिफिट, ना कि मेरा जो बोनस उसमें एक्रूड हुआ उस पर बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट पीपीएफ एक ऐसी चीज है जिसके इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो अपने नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसीज, लक्ष्य, उमंग कोई भी है जिसमें नहीं मिलता है। सो मल्टीपल टैक्स बेनिफिट, ये कंसेप्ट के ऊपर ये काफी पॉलिसी वर्किंग अच्छा हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने 60,000 प्रीमियम पे करना चालू किया, 20 इयर्स की पॉलिसी है, 25 इयर्स मैच्योरिटी का अमाउंट है, मैच्योरिटी का टर्म है। तो पहले 5 साल के बाद मेरा 3 लाख रुपए वहां पे जमा है, उसमें से 1.5 लाख रुपए मुझे वापस मिल गया है। तो वो 1.5 लाख में अगर इन्वेस्ट करता हूं तो उसके ऊपर मुझे एक टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। अच्छा 1.5 लाख मुझे जो पैसा आया वो तो टैक्स फ्री है, अगर 1.5 लाख में पीपीएफ में डाल दूं तो भी वो टैक्स फ्री रहेगा। अभी ये अमाउंट मैंने 60,000 की दिखाई, जो आदमी टैक्सेशन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। जैसे मैंने कहा था दिस इज ऑर्डिनरी पॉलिसी, ऑर्डिनरी लोगों के लिए भी पॉलिसी है कि जिसकी कैपेसिटी नहीं है कि हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकूं मैं, लेकिन वो क्लाइंट भी मुझे चाहिए, 15,000 रुपए भरने वाला क्लाइंट भी मुझे चाहिए। तो ये पॉलिसी अभी 60,000 का एग्जांपल इसलिए आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन 1.5 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करता है। 3 घर में फैमिली में 3 लोग हैं जो कमाते हैं, 50,000 50,000 50,000 तीनों का नाम पे इन्वेस्ट करते हैं। उसके जेब में से कितना गया? कुछ भी नहीं गया, लेकिन 1.5 लाख रुपए उसको इन्वेस्ट हो गया और उसके ऊपर उसको टैक्स बेनिफिट मिल गया। वही मैं आगे चल के चलो, अच्छा ये टैक्स बेनिफिट में 5 इयर्स के एफडी में भी कर सकता हूँ। टैक्सेशन के लिए आप ईएलएसएस का फंड है, उसमें भी 3 साल के ऊपर आप रखते हो तो कोई उसमें टैक्सेशन का प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 इयर्स के बाद 10वें साल में यही पॉलिसी का 1.5 लाख ऊपर से मुझे मिल गया। जो मैंने 1.5 लाख रुपए टैक्सेशन के एफडीज में डाला था उसकी वैल्यू 2 लाख हो गई। मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ा है 5%, उसकी 2 लाख वैल्यू होगी। तो मुझे 10वें साल में मैंने जितना प्रीमियम भरता वो तो छोड़ ही दो, लेकिन 10वें साल में 3.5 लाख रुपए मेरे जेब में इसने नहीं गया, फिर भी मुझे टैक्सेशन के लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वो पैसा मेरे हाथ में है, वो मैं इन्वेस्ट करूंगा, मेरे जेब में ऐसा कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो मनी बैक पॉलिसी आया हुआ पैसा है, जो एफडी मैच्योर हुआ उसका आया हुआ पैसा है। वही 15वें साल में जो 1.5 लाख मिलता है वो 1.5 लाख मिलेगा, प्लस 2 लाख रुपए जो 10वें साल में मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था उसका 2 लाख हो जाएगा, प्लस 10वें साल में मैंने 2 लाख जो डाला था उसका 2,70,000 आएगा। तो वो पूरा अमाउंट 6,20,000 रुपए हो जाता है। अच्छा टैक्सेशन में आज 1.5 लाख का लिमिट है, कल जाके वो 2.5 लाख हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, गॉड नोस, या निकल भी सकते हैं। अभी प्रेजेंटेशन देने के लिए ये है कि भाई आप ऐसे तरीके से आप इसको इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकता है। वही 20वें साल में देखेंगे तो 1.5 लाख रुपए जो 20वें साल में मिलता है वो है, 2 लाख रुपए जो 15वें साल में मैंने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया था उसका, 2,70,000 वो 2 लाख मैंने जो एफडी में डाला था उसका, और 2,70,000 में जो पहले इन्वेस्ट किया था उसका 3,60,000। तो 9,80,000 रुपए मेरे हाथ में रहेंगे जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ टैक्सेशन के बेनिफिट के लिए। ये सब जो है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के प्रेजेंट किया हुआ चीज है। अच्छा इसके ऊपर एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि जो आने वाला पैसा है उसके ऊपर भी तो टैक्स लगेगा, तो वो हम लोग ने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। दिस इज ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। उसके बाद में हम लोग को इंटरेस्ट के ऊपर टैक्सेशन आपको भी पे करना पड़ेगा, वो भी बता सकता है। सो टिल 20th ईयर आपका इन्वेस्टमेंट 21 लाख जो आपका ये टोटल है वो हो जाता है 21 लाख का, प्लस आपने प्रीमियम भी भरा हुआ है उसका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो 12 लाख का प्रीमियम का टैक्स बेनिफिट हो गया। सो टोटल 33 लाख आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसमें से आपको 30% का स्लैब पकड़ेंगे तो 11 लाख का आपका टैक्स बेनिफिट मिल गया। अभी 11 लाख टैक्स बेनिफिट मिलने के बाद हम लोग देखेंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो 12 लाख हो चुका है, उसमें से टैक्स बेनिफिट कितना मिला? 11 लाख रुपए। तो मेरा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? अच्छा ये भी क्या है कि रिटर्न्स जो है वो मैं पकड़ता हूँ आज के बोनस के, जो प्रेजेंटेशन ने जो बनाया था तो 10 लाख का पॉलिसी के लिए 17,25,000 आ रहे थे, अभी वो 16,50,000 आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा बेनिफिट भी कम हो गया 1 लाख का, नहीं तो वो भी नहीं होता था। सो 33 लाख तक का इन्वेस्टेड अमाउंट है जिसमें आपका 11 लाख रुपए टैक्स बचता है, 1 लाख रुपए आपका ब्लॉक होता है जिसके सामने आपका बड़ा कॉर्पस भी रेडी हो जाता है। टोटल कॉर्पस की बात करूं
तो आपका इन्वेस्ट जो 21 लाख है वो उसके अलावा 16,50,000 रुपए, यानी करीब करीब 37 लाख आपको मैच्योरिटी में मिल जाएगा। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना, टैक्स बेनिफिट का अगर निकाल दोगे तो 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड, और आपको मिलता कितना है 37 लाख रुपीज। ये सब प्रेजेंटेशन की चीज है। ये क्लाइंट्स को अगर मैं बताता हूँ उसको वो टैक्सेशन इम्प्लीकेशन पता चलते हैं, इतना मुझे बेनिफिट मिल सकता है। रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट का पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हम लोग बेनिफिट दिखा सकते हैं कि ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा तो ही मुझे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन टैक्सेशन के पर्पस के लिए बैंक एफडीज, पीपीएफ। अच्छा, पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही मिलने वाला है 7%। पीपीएफ का इंटरेस्ट के ऊपर टैक्सेशन का भी बेनिफिट मिलने वाला है, पीपीएफ का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं होने वाला है, तो सभी अच्छी चीज हो सकती है। एक प्रेजेंटेशन के पार्ट में बताया। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये कंसेप्ट तो सभी को पसंद है, हम लोग को तो बहुत ज्यादा, कि 2-3 कॉल हो गए, 1-2 पॉलिसीज हो गए तो हम लोग हॉलीडे पे निकल जाते हैं। चलो यार, बड़ा कॉल हो गया, लोनावला घूम के आएंगे, बड़ा कॉल हो गया, गोवा घूम के आएंगे। सो हॉलीडे किसी को भी है ना वो पसंद आता है, और वही मेरे पॉलिसी में प्रीमियम हॉलीडे है। अभी कोई ऐसी पॉलिसी है कि उसमें हॉलीडे है कि भाई 2-3 साल मत भर, तो कोई प्रॉब्लम है, हम लोग तेरा रिस्क कवर चालू रखेंगे और तेरे को पेनल्टी भी नहीं लगाएंगे, तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है अपने इसमें। ओनली मनी बैक पॉलिसीज गिव्स दिस राइट कि आज हर एक को हॉलीडे पसंद है, लेकिन अपनी पॉलिसी जो 20 साल की है, 25 साल की मैंने बेची है, उसमें कोई हॉलीडे नहीं है। आपको 6 महीने के अंदर पॉलिसी भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका पॉलिसी भी लैप्स हो जाएगा। इंश्योरेंस तो कभी का लैप्स हो जाता है। सो ऐसी एक पॉलिसी मुझे चाहिए कि भाई 5 साल भी मैंने पे किया ना, तो 5 साल के बाद मुझे थोड़ा सा तो कंफर्ट जोन चाहिए कि मुझे यार 2-3 साल मेरा रिलैक्स माइंड में मैं दूसरा कुछ सोच सकता हूँ। तो ये पॉलिसी मुझे प्रीमियम हॉलीडे का कंसेप्ट दे देता है कि एक बार 5 साल मैंने पे कर दिया तो 5वें साल के बाद मुझे जो 1.5 लाख रुपए मिलने वाले थे, सॉरी 6 लाख का प्रेजेंटेशन था, 6 लाख में से 3 लाख मिलने वाले थे, वो 3 लाख में से 60,000 के प्रीमियम में 3 साल तो निकल सकता हूँ। ओके, एग्जाम्पल में 10 लाख की पॉलिसी की लेता हूँ, 60,000 में प्रीमियम पे करता हूँ, 60,000 इंटू 5 ईयर्स तो 3 लाख में इन्वेस्ट करता हूँ। 60,000 का प्रीमियम 3 साल का आप पकड़ेंगे तो वो होता है 1,80,000 रुपए, मुझे 1.5 लाख मिलते हैं। 1.5 लाख के ऊपर 2 साल का मैं अगर इंटरेस्ट भी पकड़ूं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1,75,000, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1,80,000 प्रीमियम, 3 इयर्स प्रीमियम। सो अगर मैं 5 साल भी पे करता हूँ प्रीमियम, तो 5 साल के बाद मुझे 3 साल का ब्रीदिंग स्पेस मिलता है कि भाई मुझे ये पॉलिसी का प्रीमियम मैं जेब में से ना भी भरूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पॉलिसी तो चलेगा, मुझे कमिटमेंट भी नहीं। ये 2-3 साल मेरा जो भी दूसरा कोई कमिटमेंट लगा के लेना है, मुझे फॉर एग्जांपल बाइक लेनी है, कोई अच्छी बाइक लेनी है, उसका प्रीमियम ही आता है मेरा साल का 60,000 रुपये, 5,000 रुपये महीने का, तो वो मैं चला सकता हूँ। 3 साल में मेरी बाइक फ्री हो जाएगी, मेरी पॉलिसी भी चलती रहेगी। सो वो थॉट है ना कि मुझे कुछ तो कंफर्ट जोन है, 3 साल तक मुझे पैसा नहीं भरना है, तो यहाँ पे लोगों को मिल जाता है। ये सब यंग जनरेशन के लिए कि मुझे ब्रीदिंग स्पेस है यार, 3 साल के बाद 5 साल के बाद मुझे 3 साल कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से कंटिन्यू कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। ये कलेक्ट कंसेप्ट, डिस्काउंट भी पसंद है सबको। तो अगर 10 लाख की मैं कोई नॉर्मल पॉलिसी लेता हूँ और 10 लाख क्या पॉलिसी के अगर मुझे 10 लाख प्रीमियम पे करना है तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिल रहा है क्या? वो शुरुआत में देते वो डिस्काउंट छोड़ दो, कोई देता रहेगा नहीं देना मालूम, लेकिन पॉलिसी में जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ डिस्काउंट मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। 10 लाख का सम एश्योर्ड के इंश्योरेंस के लिए मुझे 10 लाख पे करना पड़ता है तो ही मुझे 10 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसी, लक्ष्य ले लो और भी कुछ ले लो, ये पॉलिसी में वैसे नहीं है। हर 5 साल के बाद जितना भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसका 50% मुझे वापस मिलता है। अच्छा, ये 15% मिलने वाली चीज है, 20% मिलने वाला, ये सब कंसेप्ट हम लोग ने डेवलप किए। लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग कि हर 5 साल के बाद आपको 15% वापस मिलेगा। तो 15% क्या है लोगों को मालूम नहीं कि सम एश्योर्ड का है या प्रीमियम का है, तो ये कंसेप्ट मैंने इसमें चेंज कर दिया है कि 50% आपको वापस मिलेगा। किसको मालूम है सम एश्योर्ड है कि प्रीमियम है? मैं बता रहा हूँ कि जितना भी आप प्रीमियम इन्वेस्ट करते हैं यू विल गेट 50% कैशबैक। आप कोई भी एज के लिए निकालो बिलो 40, क्योंकि हम लोग 40 के ऊपर 25 साल की पॉलिसी देना लॉजिक नहीं समझते कि 65 में पैसा मिलेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो 50% आपको हर 5 साल के बाद मिलेगा। इट मींस आपका पैसा कितना लॉक हुआ है। मैंने 3 लाख भरा है, 1.5 लाख मुझे वापस मिल गया। ऐसा नहीं कि 1.5 लाख मुझे 20 साल के बाद वापस मिल रहा है, मुझे 5वें साल में वापस मिल रहा है। सिर्फ मेरा 5 साल में पैसा अटकता है, 5वें साल में वापस मिल गया, फिर 5 to 10 ईयर्स में पैसा भर दिया, वापस मुझे 50% वापस आ गया।
सो मेरा जितना भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है उसका 50% तो मुझे वापस दे दिया है LIC ने। पॉलिसी खत्म होने से बहुत साल पहले मुझे दे दिया है। तो एक्चुअली मेरा जो 10 लाख 12 लाख का लाइफ कवर था वो मुझे 50% डिस्काउंट में मिला, क्योंकि मेरा वहां पे पैसा ही नहीं है। जो 10 लाख के पॉलिसी के लिए मुझे 20 साल तक स्ट्रेच आउट करके मुझे पैसा भरना पड़ता है, यहाँ पे नहीं है। मुझे 20 साल में जितना पैसा भरना था उसका 50% पैसा तो पहले ही मिल गया। तो 50% डिस्काउंट, आपका पॉलिसी तो 12 लाख का बनेगा, लेकिन आपका जो प्रीमियम है वो 50% कम में आपको वो पॉलिसी मिल रहा है। दिस इज अ डिस्काउंट कंसेप्ट। डिस्काउंट भी सबको पसंद है। वो कोई भी सब्जी लेने को जाएंगे तो भी वो उसको पसंद आता है, 2 रुपए कम कर दिया, और मर्सिडीज में 2 लाख कम किया तो भी अच्छा लगता है। तो डिस्काउंट हर एक को पसंद है। तो डिस्काउंट वर्ड भी यूज करके हम लोग ये पॉलिसी बेच सकते हैं। मैक्सिमम यूथ, अच्छा यूथ के लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी आपको सबको मालूम रहेगा, हम लोग फाइनेंशियल फील्ड में। क्रिप्टो करेंसी जिसने भी मार्च या अप्रैल में किसी ने 10,000 डाला ना, तो आज उसकी वैल्यू 40,000 रुपए। बहुत सी करेंसी है, ऑलमोस्ट 10,000 डिफरेंट करेंसीज है जिसमें लोग खेलते हैं। डेरिवेटिव्स कंसेप्ट सबको मालूम है, फ्यूचर ऑप्शंस कंसेप्ट मालूम है। आज की तारीख में शेयर मार्केट में जितना पैसा लोग बना रहे हैं ना, शायद ही कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचेगा। ऑर्डिनरी छोटा सा आदमी भी वो कुछ ना कुछ पैसा डालता है और उसमें कमा लेता है। तो ऐसे टाइम पे मेरा कन्वेंशनल 4-5-6% वाला प्रोडक्ट में 20 साल 25 साल का होराइजन दिखा के यूथ को नहीं अट्रैक्ट कर सकता हूँ। आप मेरे जैसे लोग कर सकते हैं। आपको मालूम है शेयर मार्केट कभी भी गिर सकता है, क्रिप्टो करेंसी पे कभी भी गवर्नमेंट स्टेक ला सकती है, और भी कुछ हो सकता है, मालूम नहीं ये क्या हो सकता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का तो गारंटेड पैसा बना रहेगा, ये आपको मालूम है, मुझे मालूम है, यूथ को उसका कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे जनरेशन को आप अगर 5 साल के बाद बोलेंगे आपको पैसा मिलेगा, आप उसका जहाँ चाहिए वैसा वो यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यूथ के लिए ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी यंग, चाहे आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनके बेटे हैं, उनका 22 साल का उम्र है, 23 साल का उम्र है, नए जॉब पे लगे, गारंटेड एक प्रोडक्ट जाएगा, ये सब कंसेप्ट के ऊपर। सो 50% डिस्काउंट, ये तो मैंने बताया अभी कि आपका प्रीमियम ही 50% वहां पे इन्वेस्टेड है, तो आप 100% लाइफ कवर एंजॉय कर रहे हो, तो इट इज एट डिस्काउंट कॉस्ट। नेक्स्ट प्लीज। 3 टाइम्स रिटर्न्स। अभी कोई मनी बैक पॉलिसी 3 टाइम्स रिटर्न्स देता है, ऐसे बोलेंगे तो आप यहाँ से बोलेंगे यार तू घर पे जा। मनी बैक पॉलिसी वो भी 3 टाइम्स रिटर्न्स देता है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो देता है, कैसे देता है? वापिस वही कंसेप्ट, आपका पैसा ब्लॉक कितना हुआ है। अभी आप में से कोई भी एक वॉलंटियर, जस्ट मैं पकड़ लेता हूँ, बिलिंग प्लीज आप 1 मिनट आ जाइए। यस, 3 टाइम्स रिटर्न्स में कंसेप्ट बताता हूँ कि मैंने इन्वेस्ट कितना किया। आपका अगर मैं 10 लाख की पॉलिसी बताता हूँ, 60,000 आपका प्रीमियम आ रहा है, तो हर 5 साल के बाद मैं आपको उसमें से 50% वापस दे देता हूँ। ओके, तो अपना 3 लाख में से 1.5 लाख मैंने आपको वापस दे दिया, वो तो तुरंत 5वें साल में आपको दे दूंगा, 10वें साल में दे दूंगा, 15वें और 20वें साल में। तो आपका पैसा कितना अटका है LIC के ऊपर? इन्वेस्ट किया, लेकिन 6 लाख आपको हाथ में आ गया ना, ऐसा कोई नहीं कि बोनस के तौर पे खड़ा है वहाँ पे। अच्छा, उसके अगेंस्ट में आपको मैं 16.5 लाख रुपए का टैक्स पे दे रहा हूँ, तो आपका पैसा ब्लॉक कितना हुआ था? 6 लाख। अगेंस्ट में मैं कितना दे रहा हूँ, उसमें से वो बाकी जो मिला है वो मैंने कट नहीं किया, वो पूरा है वहां पे। तो अगर 6 लाख मेरा इन्वेस्टेड है वहां पे, 6 लाख मेरा इन्वेस्टेड है वहां पे, और उसमें से मैच्योरिटी पे मैं 16.5 लाख रुपए देता हूं, तो ऑलमोस्ट इट इज कम्स टू 6.3 टाइम्स। जैसे लास्ट ईयर तक वो 17,25,000 था, तो इट इज नियर टू 3 टाइम्स। अभी वो थोड़ा कम हो गया, 16.5 लाख हो गया, बिकॉज ऑफ बोनस रेट्स कम्स डाउन। तो आपका, हम लोग क्या करते हैं कि 12 लाख मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे कितना मिला? 16 लाख और प्लस वो 6 लाख रुपए मनी बैक के तौर पे मिला था वो, तो कितना हुआ? तो 24 लाख। मैंने 12 लाख इन्वेस्ट किया और 25 साल में मेरे को 24 लाख मिला। ये सब हम लोग ने अपने माइंड में रखा है, लेकिन 12 लाख इन्वेस्टेड है क्या? नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 6 लाख का है, 6 लाख तो वापस दे दिया है, तो 6 लाख क्यों कंसिडर करें रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए? तो 6 लाख मेरा वहां पे अटका पड़ा है, जिसके सामने मुझे 16.5 लाख रुपए टैक्स भी मिल रहे हैं। इट इज 3 टाइम्स। वो 3 टाइम्स रिटर्न्स विथ रिटर्न ऑफ यू कैन से 50% कैशबैक या और कुछ भी। तो ये सब कंसेप्ट ना अच्छा लगने लगता है। जो एंडोमेंट पॉलिसी में भी 21 साल का मैं पॉलिसी दे दूं और मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो 20 लाख मिलेंगे, तो उनको 20 लाख को कोई समझ में नहीं आता है, ये दुगना ही मिल रहा है, 2 टाइम्स मिल रहा है, कोई लॉजिक नहीं इसमें।
यहाँ पे 3 टाइम्स मिल रहा है। सो 3 टाइम्स रिटर्न्स का एक अलग तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। जिसका एज अराउंड 30-35 है, उनको ये समझ में आता है कि भाई आपका मनी बैक पॉलिसी में भी अच्छा पैसा बन सकता है। आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपको रिटर्न्स मिलेंगे, प्लस आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के 50% आपको पैसा वापस भी मिलेगा आप एंजॉय करने के लिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एक 1 आवर का टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा सा भाग रहा हूँ, बाद में हम लोग चाहिए तो हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। सॉरी। सो रेगुलर कैश फ्लो, इसमें एक अलग कंसेप्ट है, शायद आपने ये बहुत से लोगों ने ये इम्प्लीमेंट की रही। जब भी हम लोग मनी बैक पॉलिसी अच्छे तरीके से भेजते थे तभी ये शायद इम्प्लीमेंट किए। जैसे क्या होता है कि कोई यंग जनरेशन है जो शुरुआत में जॉब में लगता है, जिसका 2.5 लाख का पैकेज है और उसको 30,000 प्रीमियम कंफर्टेबल लगता है, लेकिन 1.5 लाख कंफर्टेबल नहीं लगता है। आज उसको 2.5 लाख उसका इनकम है, उसमें से मैंने उसको कहा कि 1.5 लाख भर तो तेरे को अच्छा पैसा मिलेगा। बोले 1.5 लाख क्या, मैं खाऊंगा क्या, मेरे को मजाक भी करने का, तो 30,000 इज ओके फॉर मी। तो उसको हम लोग ये कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं कि आप 30,000 आज पे करो, अगला साल आपका इंक्रीमेंट होने वाला, आप अगला साल 30,000 एडिशनल पे करो। अच्छा, एक ये पॉलिसी है और एंडोमेंट पॉलिसी, ये कभी बंद नहीं होगी मेरे ख्याल से। LIC जब से चालू है तब से चालू है ये दोनों पॉलिसी। टेबल नंबर चेंज होते हैं लेकिन पॉलिसी वही रहती है। सो 5 साल का तो हम लोग होराइजन रख सकते हैं कि एंडोमेंट पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी चलेगी। शायद LIC ने सोचा सब सिंगल प्रीमियम में निकलना तो ही प्रॉब्लम है, लेकिन चलेगी मेरे ख्याल से। सो 30,000 रुपीज एवरी ईयर अगर मैं उसको पिच करता हूँ, आज मैं उसका 1.5 लाख पिच नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स जैसे उसका इंक्रीमेंट्स होते हैं, उसका जॉब चेंज होता है, जॉब रोटेशन होता है, उसको अच्छा पैकेज मिलता है, इसलिए वो चेंज करता है जॉब, तो हर साल वो 22,500 तो एडिशनल उसमें टॉपअप कर सकता है मंथली। तो आज मैंने 30,000 पे किया, अगला साल उसका एडिशनल 30,000 पे किया, उसका अगला साल 30,000 का एक पॉलिसी ले लिया, ऐसा 5 साल तक मैं करता हूँ तो उसका प्रीमियम बन जाता है 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम 5 साल में उसका हो गया, तो उसको भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख उसको शुरुआत से नहीं भरना था। जैसे उसका वो बढ़ गया, उसका इनकम हो गया, उस तरीके से उसने पैसा बढ़ाया। और 6वें साल से लेके हर साल उसको 75,000 वापस मिल रहा है, क्योंकि हम लोग यंग जनरेशन को दे रहे हैं तो उसका प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 50% ही वापस होता है। हम लोग 45-50 एज को किसी को देते हैं पॉलिसी तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसका प्रीमियम रेट्स बहुत हाई आते हैं। लेकिन कोई भी यंग है उसको 30,000 का प्रीमियम आएगा, 30,500, 30,600 ऐसे प्रीमियम आएगा, किसी किसी को 29,600 का है। सो मेरा 1.5 लाख इन्वेस्ट हो रहा है, जिसके ऊपर मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, मुझे टैक्स फ्री 75,000 वापस आ रहा है, जो मैं वापस इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, जो 75,000 मुझे मिल रहा है उसके ऊपर मुझे 25,000 का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है एक्चुअली जेब में से, तो मेरा 1.5 लाख ही है, मेरे को टैक्स बेनिफिट कितना मिल रहा है 75,000, और मुझे रिटर्न भी कितना मिला 75, तो इट इज निगेटिव। मैं वापस बताता हूँ, 1.5 लाख रुपए मेरा कमिटमेंट जा रहा है, जिसके ऊपर मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, 75,000 मुझे मिल रहा है जो मैं वापस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, जो 75,000 मुझे मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है, जो 1.5 लाख में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी टैक्स फ्री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो टोटल मेरा टैक्सेशन का बेनिफिट देखा जाए तो 1.5 लाख के ऊपर 50,000, 75,000 के ऊपर 25,000, तो 75,000 का तो मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। मुझे पैसा वापस कितना मिला 75,000, तो 75,000 का टैक्स बेनिफिट और 75,000 मुझे मिल रहा है, टोटल 1.5 लाख हो गया, और मेरा प्रीमियम कितना जा रहा है 1.5 लाख। तो पॉलिसी नील हो जाती है। ऐसा उसको प्रेजेंटेशन में क्या होता है समझ में नहीं आता है कि ये अलग अलग तरीके से बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं। तो ये पॉलिसी के ऊपर कैश फ्लो, अगर आपको 75,000 एंजॉय करना है आप एंजॉय करो, आपको 75,000 क्रिप्टो करेंसी में डालना है, भूल जाना है, आप वहां पे डालो। आपको डेरिवेटिव्स में खेलना है, जो आपके जेब में से पैसा नहीं गया, आपको ऐसा लग रहा है कि गया ना पैसा, LIC ने दिया था गया, हो जाते हो डेरिवेटिव्स में खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आपका एज कम है, आप 30 अभी आप निकल रहे हो, आपका 24 एज है, 29 एज में तो कुछ नहीं होने वाला। अगर पूरा का पूरा पैसा भी पानी में गया ना तो आप वापस बहुत साल है आपको कमाने के लिए, तो अभी खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पॉलिसी आपको वो अथॉरिटी हर साल देगी, हर साल 75,000 देगी, आप जहां डालो वहां डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार भी आपको लक हो गया आपका, तो 75,000 का 75 लाख भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। जो आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी में आप ले दो, लेकिन आपका 1.5 लाख तो इन्वेस्ट होता जाएगा, उसके ऊपर मैच्योरिटी में आपको 5 साल उसका मैच्योरिटी भी मिलेगा। 16 लाख जो भी ये रहेगा, 16 लाख नहीं आधा हो जाएगा, क्योंकि वो 60,000 पे 16 रहता है,
सो 8 लाख की 5 साल मैच्योरिटी तो मिलेगी, लेकिन जो बीच में 75,000 20 साल तक मिल रहा है वो तो आप चाहे जैसा यूज करो, एंजॉय करो, इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो। ये कंसेप्ट के ऊपर वापस यूथ कि जिनको समझ में नहीं आता है इन्वेस्टमेंट्स, तो 5 साल के बाद मुझे यूरोप का टूर करना है जिसके लिए मुझे 5 लाख की जरूरत है, तो आज अभी से डाल दो ना सर। 5 साल के बाद पैसा आएगा, यूरोप घूम के आओ। 5 साल के बाद मुझे 8 लाख की हार्ले डेविडसन लेनी है या वुल्कैन एस लेनी है कावासाकी की, जो 6.5-7 लाख में मिलती है, तो आप जेब में से डालने जाओगे तो आपको तकलीफ होगी, या तो लोन निकालने को जाएगा तो तकलीफ होगी। मैं आपको ये पॉलिसी में अथॉरिटी देता हूँ कि आपका 10 लाख वहां पे पड़ा है ना, 5 लाख आप ले लो और एंजॉय करो, जो चाहिए वो एंजॉय करो। तो एंजॉयमेंट के ऊपर जो नया जनरेशन उनको बहुत पसंद आता है कि ठीक है आपको आईफोन लेना है, 1,10,000 लेने का अभी ताकत नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद मैं आपको ताकत देता हूँ, 1,10,000 आपको ऑफिस आएंगे और आईफोन ले लो, जो भी चाहिए वो। सो एंजॉयमेंट ये कंसेप्ट भी यूथ को बहुत पसंद आता है कि यार ये LIC कॉलेज में लॉक हो जाता है, आई को 20-25 साल के बाद किसने देखा है, तो 5 साल के बाद देखा है ना, तो आप जो है वो ले लो, मजा करो। ओके नेक्स्ट, ये तो हम लोग सभी लोगों एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हम लोग ये बताना ही चाहिए, हम लोग बताते भी हैं कि सिर्फ आप डेट फंड में पैसा पार्क करोगे तो आपका कुछ पैसा ग्रो होने वाला नहीं है, ना तो इन्फ्लेशन को बीट करेगा ना उसकी कुछ वैल्यू रहेगी। आज 10 रुपये डाले हुए और 10 साल के बाद देखेंगे तो उसकी वैल्यू 9 रुपये हो जाती है ना। इन्वेस्टमेंट के अगर हम लोग 4 या 5% से इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर हम लोग सभी के सभी इक्विटी में पार्क करेंगे, 20 साल के बाद हम लोग इक्विटी ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, 20 साल पहले से वैसा था, ये प्रोजेक्शन के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते। तो सभी इक्विटी में डालना भी लॉजिक नहीं है, सभी डेट में पार्क करना भी लॉजिक नहीं है, वो भले मनी बैक पॉलिसी हो, एंडोमेंट पॉलिसी हो और कोई भी पॉलिसी हो। लेकिन अगर मेरा कैपेसिटी है 5 लाख रुपए पर मंथ पर एनम इन्वेस्ट करने का, तो अगर मैं 5 लाख की कोई एंडोमेंट पॉलिसी निकालता हूँ, उमंग निकालता हूँ या लक्ष्य निकालता हूँ, कोई भी पॉलिसी हो, तो पैसा ग्रो होने का जो है ना वो सिर्फ 5 या 6% या 60% से ग्रो होने वाला है। 60% छोड़ दो, 6% से ग्रो होने वाला है। तो 6% मेरा इन्फ्लेशन तो बीट करता है क्या? नहीं होता है। अच्छा, आप नहीं बताओगे तो इसका मतलब है कि उसको मालूम ही नहीं ऐसा है क्या, तो उसको भी मालूम है, उसको 10 लोग ऑनलाइन भी सिखाते हैं और कोई आते पढ़ा भी जाता है, ये पागल ये पॉलिसी से बंद कर दे, सीधा टर्म इंश्योरेंस निकाल ले और रेगुलर पॉलिसी निकाल ये कर इन्वेस्टमेंट SIP में कर दे, ऐसे बताने वाले भी बहुत लोग होते हैं। सो उसका पॉलिसी में बने रहना लॉन्ग टर्म के लिए उसका इन्वेस्टमेंट चालू रखना, कोई भी आके सरेंडर करने को बोलेगा तो वो सरेंडर कर देगा, ऐसा नहीं होने के लिए ये पॉलिसी बहुत काम में आती है। क्योंकि इसमें मैं ही प्रेजेंटेशन में मेरे देता हूँ कि आज से आप 10,000 रुपीज पर मंथ LIC में डाल दो, आज से 5,000 रुपीज आप SIP में डाल दो, SIP में पैसा आपका इक्विटी में ग्रो होगा और 5 साल के बाद आपका SIP का जो पैसा है वो LIC की तरफ से मिलेगा। इसका कैसे मैं बताता हूँ, 10,000 रुपीज में 5 इयर्स तक इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है 6 लाख रुपए। 5,000 रुपीज में SIP चालू करता हूँ तो इसका इन्वेस्टमेंट 5 साल में हो जाता है 3 लाख रुपए। 5 साल के बाद 6 लाख में से 3 लाख रुपए LIC ऑफिस दे देती है, तो 5 इयर्स के बाद उसका SIP फ्री हो जाता है, उसको जेब में से कुछ नहीं पे करना है। वो 3 लाख रुपए आप एक सर्टन अकाउंट में पार्क कर दो, चाहिए तो उसमें 1% मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसको हाथ मत लगाओ, आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। जो आप एंडोमेंट पॉलिसी अगर 50,000 1 लाख रुपए महीने का देते हो तो वो डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकता। आपने 50,000 का कमिटमेंट ले लिया तो 20 साल तक वही करना है आपको, कोई उसमें ही ना। अच्छा, SIP कर दिया किसी ने कि मैं 25 साल तक खींचूंगा SIP, होता नहीं, क्योंकि जेब में से डालते हैं, जब भी चाहिए निकाल सकते हैं, उसको मालूम है। तो मनी बैक पॉलिसी का जो पैसा आ रहा है वो वैसे भी आपके पास नॉर्मल पॉलिसी में नहीं आने वाला था, जो आ रहा है उसको ही आपको डाइवर्ट करना है। उसके लिए कुछ आपको करना नहीं है, जेब में से कुछ नहीं डालना है, आपको सिर्फ LIC का जो 1 लाख का या 50,000 का जो प्रीमियम वो आपको पे करते रहने का है। ये पैसा तो आपको LIC दे रही है, वो आप इन्वेस्ट कर दो, डाइवर्ट कर दो। सो उसका जो हम लोग बताते हैं कि डोंट पुट ऑल मनी इन वन बास्केट, वो एक्चुअली हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो ये पॉलिसी में हम लोग कर सकते हैं कि आप ये पॉलिसी आप निकालते हो तो 5 इयर्स के बाद आपका SIP आपके जेब में से जो जा रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, जो LIC आपने निकाला है वही आपको फाइनेंस करेगी SIP में डालने के लिए। तो आपका दोनों बैलेंस हो जाएगा, 10,000 रुपये आपका डेट में जाएगा, 5,000 रुपीज आपका इक्विटीज में जाएगा। तो ये दोनों पर्पस उसके सॉर्ट आउट हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाता है कि यार ये अपने बारे में अलग तरीके से सोच रहा है,
कि इन्वेस्टमेंट दोनों जगह होनी चाहिए, लेकिन सोल्यूशन तो दो। सोल्यूशन मांगेंगे तो क्या बोलते हैं कि आप ऐसा भी चालू कर दो, छोड़ दो, अभी क्या है LIC नहीं निकालना है तो टर्म इंश्योरेंस निकाल दो, क्योंकि अपना पॉलिसी तो होता नहीं फिर। इसमें दोनों पर्पस सॉर्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो कंसेप्ट, ये अलग तरीका है वापस। 50% इन्वेस्टमेंट में आपका 100% कवर हो रहा है। आपका लाइफ कवर जो होता है वो जैसे 100 रुपए की पॉलिसी है तो 100 रुपए के लिए जो प्रीमियम हुआ तो आपको थ्रू आउट द टर्म भरना पड़ता है, लेकिन वो पैसा 50% आपको वापस मिल गया। इसका मतलब है आपका 50% प्रीमियम में आपको 100% का कवर मिल गया है। ये कंसेप्ट के ऊपर मैं पहले भी थोड़ा सा बात किया था, लेकिन वो थोड़ा अलग था। तो ये एक भी चीज है कि आपका 50% प्रीमियम जाएगा सर, लेकिन आपको कवर तो पूरा 12.5 लाख का मिलेगा। 10 लाख की पॉलिसी है, ऊपर से 1.25 टाइम्स है, तो 12.5 लाख का आपका कवर हो जाता है। लेकिन प्रीमियम आपको तो आधा ही भरना है, आपका पूरा प्रीमियम 20 साल तक नहीं चलने वाला है। तो 50% इन्वेस्टमेंट में आपको पूरा 100% का कवर बना रहेगा। एक मिनिट, याची मागची स्लाइड कोणती? इक्विटी डेटचं मग सर बॅक करा, याच्या माग अजून माग हां हे तुझे इक्विटी डेटचं अलोकेशन होतंस ना, हां ते जरा परत एक्झॅक्टली तर म्हणजे मी कसं सांगतो ते हां. फक्त ओके, सिंपल है। आता अपन लाइफ इंश्योरेंस, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी बताते हैं, ये पर्टिकुलर मनी बैक पॉलिसी, उसमें मेरा प्रेजेंटेशन क्या होता है कि आप इक्विटी और डेट दोनों जगह पर आपका पैसा होना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन के टाइम क्या बोलते हैं कि यार मालूम नहीं, आप डेट का तो मैं आपको कर दूंगा और आप इक्विटी का देख लो, SIP करो या और मार्केट में डालो या कुछ भी करो, लेकिन इसमें मैं वो सॉल्यूशन में दे सकता हूँ। उनको 15,000 का मैं बताता हूँ कि आप प्रेजेंटेशन में कि 15,000 आपको आज पे करने हैं अगले 5 साल तक, 10,000 आपको डेट में डालने हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी, और 5,000 आपको इक्विटी में डालना है। चाहिए तो आप 5,000 के हर महीने के शेयर्स ले लो, जो भी टॉप 30 कंपनीज है जिसके ऊपर मार्केट डिपेंड है, या तो आप SIP में डाल दो, वो आपका कॉल है। SIP में डालना है तो मैं हूँ, आपको शेयर्स में डालना है तो आप डायरेक्टली ब्रोकर थ्रू डाल सकते हैं, लेकिन 5,000 डाल दीजिए। 5 साल आपको ये दोनों इन्वेस्टमेंट करनी है। 5 इयर्स के बाद सिर्फ आपको डेट की इन्वेस्टमेंट करनी है। इक्विटी की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको LIC प्रोवाइड करेगी, क्योंकि 5 इयर्स के बाद मेरा जो पैसा वहाँ पे पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा 6 लाख वहाँ पे पड़ा है और 3 लाख का मेरा 5 साल में इक्विटी जा रहा है, तो 6 लाख में से 3 लाख रुपए LIC मुझे वापस देने वाली है, जो मैं वहाँ पे पार्क कर दूंगा, जहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा। वापस 10वें साल में मुझे वहाँ पे LIC वापस 3 लाख दे देगी। यहाँ पे 3 लाख खत्म हुए रहेंगे मेरे, जब अगर मैंने बैंक में सिर्फ पार्क करके रखे तो उसमें से वापस चलता रहेगा। ऐसा 15 साल 20 साल तक चलता रहेगा। आपको SIP जा रही है वो आपको पिंच नहीं होगा, आपके बैंक अकाउंट को समझ में नहीं आएगा SIP जा रही है, क्योंकि वो अकाउंट आपको LIC से मिल रहा है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वो LIC से मिल रही है, आपके जेब में से नहीं जा रही। तो वो कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी इज मच मोर देन दैट, क्योंकि जब भी मेरे जेब में से पैसा जाता है ना, तभी मुझे पता चलता है कि मुझे चाहिए भी, लेकिन मेरे जेब में से जा ही नहीं रहा है। मेरे जेब में से तो जो LIC का 10,000 जा रहा था वही जा रहा है। जो मैं अगर 10,000 के एंडोमेंट दे दूँ और 5,000 की SIP दे दूँ ना, तो 5,000 की SIP 200% ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि वो जेब में से ही जाएगी 5 साल के बाद भी। अरे यार ठीक है, अभी 8 साल के बाद बंद कर देता हूँ, क्यों? मेरे जेब में से जा रहा है, एंडोमेंट तो जा ही रहा है, लेकिन वो SIP भी जा रही है। तो मुझे लगता है कि यार बंद कर दूँ, या तो मेरी पॉलिसी को बंद कर देगा, एंडोमेंट पॉलिसी, और SIP चालू रखेगा, टर्म इंश्योरेंस निकालेगा, या तो SIP बंद कर देगा, पॉलिसी चालू रखेगा, कुछ तो बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी बहुत सी कम हो जाती है दोनों बंद होने की, क्योंकि मुझे सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है। SIP की जो भी रिक्वायरमेंट है वो लाइफ इंश्योरेंस के पैसा आएगा उसमें से चली जाएगी। प्रेजेंटेशन है ना, त्याच्यामध्ये थोडंसं एक मला असं विचारायचं आहे की दिस प्रेजेंटेशन इज मेड फॉर एजंट्स और फॉर दिस इज कम्प्लीटली मेड फॉर एजेंट्स। ये पूरा नहीं बताता हूँ मैं, ये सिर्फ इसमें जो वो बोलेगा यार अच्छा मैं एजेंसी ले लेता हूँ। नहीं। इसमें जो वर्डिंग है ना, वर्डिंग when if you are sitting in front of customer and giving this presentation, तर त्याच्यातली वर्डिंग थोडी मला असं वाटतं वेगळी असावी। नहीं, प्रश्नच नहीं। दिस इज नॉट फॉर क्लाइंट्स, ये क्लाइंट्स को बताने के लिए नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट। हे चालतं
See, आपण कसं आहे 50% हे एजंट्स क्लायंट्सना कोण सांगतो 20% 15% मिळतात आपण सांगतो आणि आपण 15% आपल्याला कोणी सांगितलं आपल्या डीओने सांगितलं डीओला कोणी सांगितलंय LICने सांगितलं कारण की त्याच्या त्या ब्राउचरमध्ये दिलं 15% ऑफ द सम एश्योर्ड सो आपण पण तेच करतो ॲक्च्युली 15% ऑफ द सम एश्योर्ड आहे काय तर ते लॉजिकली कसं आहे पण इन्व्हेस्टमेंटच्या अंगेला जर का आपण बघायला गेलो की माझी इन्व्हेस्टमेंट झाली 1,20,000 रुपये त्याच्या 15% होत नाही त्याचे 50% होतं सो प्रेझेंट कसं करतो याला खूप इम्पॉर्टंट आहे 15% आपल्याला LICने सांगितलं पण ज्यावेळेस प्रीमियम आपण पे करतो ते इट कम्स टू 50% 50% of the premium. 50% ऑफ द प्रीमियम Yes. समेशन आपल्याला LICने सांगितलं आपल्या डीओने सांगितलं आपण आधीपासून शिकत आलेलो आहे पण आपण थोड्या वेगळ्या पद्धतीने 50% तुम्हाला परत मिळतात 50% ऑफ व्हॉट 50% ऑफ इंटरेस्टेड whatever you are हो तुमच्याकडे आहे. मी आपल्या त्या ग्रुपवरती टाकून प्रत्येकाने ईमेल ID लिहिलेला असेल तर म्हणून ईमेल ID देतलेत सो ये प्रेजेंटेशन आपको क्लाइंट को नहीं दिखाना है पहली बात वो क्लाइंट कंफ्यूज होकर कुछ भी नहीं करेगा जो करने वाला है वो भी भाग जाएगा बोले इतना पढ़ाने के लिए आया है मेरे को सिखाने के लिए आया है या बेचने के लिए आया है तो उसको भी ये सिर्फ आपके लिए बनाया है हम लोग के लिए बनाया कि यार जिसको भी चाहिए वो उसका बेनिफिट ये स्पेशली जो जब भी कनकवली और रत्नागिरी वहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफिसर उन्होंने बुलाया था उनके लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया था क्योंकि वहाँ पे मनी बैक पॉलिसी बहुत चलती है क्योंकि वहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी भी कम है कंटिन्यूएशन का जो करने का कैपेसिटी वो भी कम है तो ऐसे टाइम पे अगर किसी को हम लोग ये दे देंगे कि भाई ये तरीके से आप उसको पॉलिसी पिच कर सकते हो तो उनको बहुत पसंद आया और ये पॉलिसी हम लोग भी भूल गए थे ये कभी मेरा 3-4 साल पहले मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया था और मैं 2 साल से जब भी मैंने प्रेजेंट किया उसके बाद में मैंने बेचना चालू किया मुझे भी पता चला कि ये क्यों अच्छा है तो शायद आप में से किसी कोई भी मनी बैक पॉलिसी ज़्यादा बेचना नहीं रहेगा मुझे मालूम नहीं क्योंकि क्या होता है जो चल रहा है ना वो यार उसमें हाथ धो लो ना काय को ये अलग जा रहा है उमंग में चल रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं उमंग में तो उसमें क्या है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं उमंग ही बेचना चाहिए आपको जो पसंद है जो अच्छा लगे वो क्लाइंट के बेनिफिट के लिए है वो आप बेचो कोई क्लाइंट को उमंग जमेगा नहीं क्योंकि वो रिटर्न वो देखेगा तो बोले यार छोड़ दे ये इधर 2 महीने में कमा लेगा इसमें जो डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स ऑप्शन में खेलते हैं वो तो हम लोग को पागल समझते हैं यार तू आ सब खा पी मजा कर लेकिन कुछ बात नहीं करते निकल जाते उनको समझ में नहीं आता है जो मार्केट में खेलते हैं अच्छा गर्ल चाइल्ड ये एक अलग थोड़ा सा इमोशनल कंसेप्ट है जैसे मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल कोई लड़की है जिसका उम्र है 15 साल अगर वो लड़की के नाम पे मुझे पॉलिसी निकालनी है 25 साल की पॉलिसी कि जो उसके छोटी एज में उसको अच्छा खासा पैसा दे दे और मैं उनके पिताजी के पास जाता हूँ और प्रेजेंट करता हूँ जिस तरह ये एंडोमेंट पॉलिसी बहुत अच्छी है या ये जीवन लाभ पॉलिसी है बहुत बढ़िया है आपकी बेटी के लिए इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट आज तक कभी किसी ने निकाला नहीं जो हम लोगों ने निकाला है अब 25 साल का आपको पैसा भरना है और 25 साल के बाद उसको इतना रिटर्न मिलेगा वो पिताजी का उम्र रहता है 50 साल वो बोले 25 साल बोले यार मैं 75 का रहूँगा मैं खुद के लिए सोचूं या इसका पैसा भरते रहूँ सेकंड थिंग उसका क्या अभी भी अपना यहाँ पे कल्चर है कि आफ्टर मैरिज लड़की का अगर शादी हो जाता है उसके बाद में हम लोग उसकी फाइनेंशियल जो भी रहता है उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते या तो हम लोग होना नहीं चाहते कि भाई तेरा जो है तू देख ले कोई प्रॉब्लम नहीं जो भी डिसीजन तेरे फैमिली का रहेगा तुम लोग ले दो मैं उसमें कुछ नहीं करता तो ये आज भी है हम लोग एटलीस्ट वो मेंटेन करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ है क्या कि उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट भी बना रहे हैं और जिसकी लायबिलिटी उसके हस्बैंड या उसके ससुर वाले पे भी नहीं आना चाहिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट है क्या तो उसका अगर बेटी का उम्र 15 साल का है ये 13 साल के ऊपर हम लोग पॉलिसी दे सकते हैं 15 ईयर्स का अगर उसका उम्र है और हम लोग उसको मनी बैक पॉलिसी पिच करते हैं अच्छा मनी बैक पॉलिसी पिच करने के बाद 2 जो इंस्टॉलमेंट मुझे मिलने हैं 5th ईयर में और 10th ईयर में अगर मैं यूज नहीं करूँ सिर्फ वो कहा तो इन्वेस्ट करके रखूँ तो 10th ईयर के बाद बेटी का अगर ब्याह हो जाता है 25वें साल में तो आने वाला पैसे जो जहाँ जब जमा हुए पैसे उसमें से ही वो अगले 10 साल के प्रीमियम निकल जाएंगे तो 2 चीजें हो सकती है एक तो पिताजी को टेंशन थी कि मुझे 10 साल के आगे के प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं जब तक उसका शादी नहीं होता तब तक ही मुझे प्रीमियम भरने
ससुराल वालों को टेंशन नहीं कि बैठे बैठे एक अच्छा पॉलिसी मिल गया जिसका प्रीमियम का प्रोविजन उनके पिताजी ने पहले से करके रखा है। हस्बैंड को टेंशन नहीं, 25 साल के बाद और 15 साल के बाद, यानी शादी होने के बाद 15 साल के बाद मुझे एक अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। बेटी को टेंशन नहीं कि वो जॉब करेगी या ना करेगी, उसके ऊपर भी डिपेंड है कि वो पॉलिसी कंटिन्यू होगा कि नहीं। जो एंडाउमेंट पॉलिसी है और बाकी कोई पॉलिसीज में पॉसिबल नहीं है, उनको प्रीमियम पर पे करना ही है। या तो प्रीमियम के पे करो, नहीं तो पेडअप में कर दो और लास्ट में जो भी पैसा बना है वो ले लो। पॉलिसी तो चलेगी नहीं, पॉलिसी बंद करना पड़ेगी। अगर उसके ससुराल वालों का एक्सेप्टेड नहीं है या उनको बॉदरेशन हो रहा है पैसा भरने के लिए, उनको डिफिकल्टी हो रही है, पिताजी को डिफिकल्टी हो रही है, तो ये पॉलिसी में अगर हम लोग 15 ईयर्स की कोई बच्ची है किसी की जिसके नाम पे पिताजी को इन्वेस्टमेंट करना है, जी पिताजी को लगता है कि उसकी एज 40 रहने के बाद उसके हाथ में एक अच्छा पैसा आना चाहिए और वो पॉलिसी ब्रेक भी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे टाइम पे हम लोग ये पॉलिसी पिच कर सकते हैं उनको बता के कि 10 साल के बाद सर आप कोई टेंशन मत लो, आने वाला पैसा जो आपके पास आएगा उसमें से सब पैसा निकल जाएगा या प्रीमियम जो है वो निकल जाएगा। आपको बेटी को कोई पैसा भरने की जरूरत नहीं है, आपके जमाई को कुछ पैसा भरने की जरूरत नहीं है। आपके बेटी के 40वें साल में उसको 16 लाख तो मिलेंगे। अगर आने वाला पैसा उसने प्रॉपरली इन्वेस्ट किया पैसा वो भर सकती है तो उसका पैसा बढ़ भी सकता है। ये जो चीजें हैं, लेकिन लायबिलिटी फ्री या टेंशन फ्री आप हो जाओगे 10 साल के बाद। जब तक आपकी बेटी आपके पास है तब तक आपको प्रीमियम भरना है। उसका शादी होने के बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना आपको ना उनके ससुराल वाले को। ओके, यह ऐसे कंटिन्यू है। या एक छोटा सा नो सर एक्चुअली इट वाज एसेट फॉर योर, ये जो लिखा है ना वो प्रेजेंटेशन पे में काम में आता है कि ये एसेट हो जाएगी आपकी बेटी के लिए। 10 साल के बाद पैसा नहीं भरेंगे तो भी भरना ही नहीं है, आपको 10 साल ही पैसा भरना है। उसके साथ में अगर 10 साल के बाद वो कमाती है तो आप उसको हैंड ओवर कर दो, आप इसके बाद पैसा भर दो, आप टैक्स बेनिफिट ले लो। आपको नहीं भरना है तो मैंने जमा करके दो इंस्टॉलमेंट में पैसा आया था 5वें साल में और 10वें साल में, ये ले लो, उसमें से पैसा भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये एक अच्छा कंसेप्ट हम लोग लड़की बेसिकली गर्ल चाइल्ड रहेगा तो उनको दे सकते हैं कि पिताजी भी टेंशन फ्री होने चाहिए और सभी टेंशन फ्री होने चाहिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स में अभी ये क्या है, मेरे बाजू में जो रहता है उसका बेटा बहुत अच्छा है लेकिन मेरा बेटा बहुत शैतान है। ये हर एक पिताजी का और माँ का एक कंसेप्ट रहता है। तो मेरा बेटा ये पॉलिसी कंटिन्यू करेगा क्या मुझे मालूम नहीं। तो वही जो अच्छा स्पीच में बदल हो जाता है, बेटी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, इमोशंस, उसके लिए कुछ प्रोविजन हो जाएगा, उसको कमिटमेंट नहीं रहेगा, शादी के बाद टेंशन नहीं रहेगा। बेटी के लिए अलग हो जाता है, ये गधा कुछ भी नहीं करेगा तो ये पॉलिसी तो बना रहेगा। 10 साल तक भरो, आपके अभी 15 साल का है ना, वो 10 साल तक भर सकते हो आप, ठीक है। 25वें साल में वो कुछ काम धंधा नहीं करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पैसा जमा है ना आपके पास वो 5वें या 10वें साल में आया हो उसमें वो 10 साल आगे के निकल जाएंगे। इसको कुछ करने की जरूरत, एटलीस्ट वो 25 साल के बाद उसके हाथ में कुछ तो मिलेगा। बेटे के लिए अलग कंसेप्ट है कि वो आगे कुछ करेगा नहीं करेगा, उसका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा वो मालूम नहीं है सर आपको। तो 10 साल तो आप उसका रिस्क ले सकते हो, 25 साल तक का वो आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो 2 चीजें हो जाएंगी, उसको बेटे को भी पता चलेगा और 15 साल के बाद मुझे कुछ अच्छा पैसा मिलने वाला है जिसमें और कुछ मजा कर सकता हूँ, इसलिए वो कंटिन्यू करेगा। या तो सोचेगा यार 10 साल में जो पैसा मिला है वो एक बार डाल के रखूँ, उसमें चलेगा, वो पैसा भरने की जरूरत नहीं, लेकिन 15 साल तक मैं वेट करूंगा। तो बेटे के नाम पे भी हम लोग पॉलिसी देते हैं ना, तो भी ये चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यंग जनरेशन, वही मैं बताता हूँ, कमाने वाला हो या बच्चा हो बच्चे हो, जिसके लिए पॉलिसी पिच करते हैं वो चल जाता है, क्योंकि वो कंसेप्ट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, थीम बेस्ड काम करते हैं कि भाई ये क्यों निकालना है आपको, इसमें कमिटमेंट नहीं है, लायबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 साल तक आपको खींचना है। 5 साल SIP खींचते हैं, आपको ये पॉलिसी भी वैसे खींचना है। अभी ये ठीक है, अपना तो लाइफ सेट हो गया, कोई टेंशन नहीं, हम लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे एज के भी मेरे कई दोस्त हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका इनकम 25,000 है, 30,000 है, 35,000 है, 40,000 है, नॉट मोर देन दैट। जो कॉमर्स ग्रेजुएट है नॉर्मल जैसे मेरे जैसा, उसका इनकम 40 या 45,000 से ऊपर नहीं है, जिसने और कुछ किया नहीं है। तो मिड एज में भी ये बहुत काम में आ जाता है, क्योंकि क्या होता है, लायबिलिटीज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाउसिंग लोन बाकी है 5 लाख का, तो यार कैसे भी करके क्लियर करना है, लेकिन 40,000 के ऊपर सैलरी नहीं जाए, बच्चा कुछ सैलरी कोरोना ने आधा कर दिया, तो अभी क्या करूँ। ये सब चीज में अगर मनी बैक पॉलिसी उसके पास है, जिसने
50,000 का प्रीमियम दिया है साल का, 2.5 लाख रुपए 5 साल में दिया, उसको 1.25 लाख आ गए, तो 1.25 लाख में सोचोगे यार 5 लाख का लोन है वो पहले कम कर दो, वैसे भी नहीं हो रहा है मेरे साथ। सो मिड एज में क्या होता है कि लोगों को जब तक लायबिलिटीज क्लियर नहीं होती ना तब तक वो परेशान हो रहे थे, जिनका इनकम ज्यादा नहीं है। अभी ये एज में हम लोग क्या करते हैं, आप और मैं, और लायबिलिटी देते हैं, क्योंकि मालूम है हम लोग कमाने वाले हैं और हम लोग को दिखता है कि ये भी इधर से भी पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड से भी पैसा आ रहा है, स्टार से भी पैसा आ रहा है, LIC से प्रीमियम अच्छा आ रहा है, तो हम लोग को वो परेशान नहीं हम लोग। लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है जिसका सैलरी के ऊपर सब चलता है, जिसमें हाउसिंग लोन जा रहा है, घर का खर्चा जा रहा है, बच्चों का एजुकेशन जा रहा है, उसको एक एडिशनल अमाउंट मिलती नहीं कहाँ से, तो वो पैसा ये पॉलिसी देगी, जो उसका लाइफ कवर भी बना रहेगा, वो पैसा बीच में आएगा ना, उसमें से वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसका लायबिलिटीज क्लियर करता जाएगा, जिसके प्लीज इमरजेंसी के लिए भी बहुत से लोगों के पास आप देखेंगे, आपके कितने क्लाइंट्स रहेंगे जो अगर बीमार गिरते हैं, उनके पास मेडिक्लेम नहीं है ना, तो उनके पास कोई ब्रीदिंग स्पेस के लिए अमाउंट नहीं रहते, वो यहाँ से वहाँ से या उनका गोल्ड है, ये सब चीज़ निकाल के वो पैसा भी जमा करते, तो उसमें भी आपको वो पॉलिसी काम में आती है। औषध एक उपचार है, ये पुराना लोग है कि पॉलिसी तो एक ही है, ये मैं मिड एज के लिए भी दे सकता हूँ। मैं एक बिजनेस टाइकॉन रहेगा कोई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रन कर रहा है, लेकिन उसको शायद कभी वर्किंग कैपिटल या और कोई इमरजेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें उसको काम में आ सकती है। मैं एक बच्चे के लिए दे सकता हूँ कि वो बच्चा 15 साल का है और मुझको उसको 40 ईयर्स में कुछ देना है, लेकिन उसको लायबिलिटी कैरी नहीं करनी है। ये पॉलिसी में हर एक ऐसे आदमी को दे सकता हूँ कि जिसके थॉट प्रोसेस अलग है, जिसको इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना है, अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, तो 5 साल के बाद कंपल्सरी मेरा जो पैसा आ रहा है मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हर एक चीज के लिए मैं पॉलिसी यूज कर सकता हूँ। और मनी बैक पॉलिसी आप में से किसी को मालूम नहीं ऐसे नहीं, लेकिन ये अलग अलग 13 डिफरेंट वेज है जो हम लोग पिच करके पॉलिसी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से ओवर थोड़ा सा मेरा ठीक नेक्स्ट मैं 2 मिनट के लिए NRI के बारे में बताऊंगा, चलेगा अभी, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो हम लोग भी सोचते हैं, ये हम लोग सोचते थे राधा, हम लोग में से बहुत से लोग आज बाहर जाते हैं, बिजनेस करके आते हैं। शिरोडकर है, शिरोडकर तो बहुत बड़ा बिजनेस करता है, वो तो यूरोप में चले जाते हैं, मैं सिर्फ गल्फ में घूमता हूँ। अभी जितना भी मेरा एंडेड जो भी होता है वो इट इज नॉट मोर देन 20 पॉलिसीज। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट में करता हूँ, मेरे बीओ मेरे दोस्त सब लोग मुझे गाली देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ऐसे टाइम पास करते रहते। तो बेसिक रीजन ही वही है कि मुझे ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मुझे COT करना है, TOT करना है, मुझे आज एंजॉय करना है, आज मैं जी रहा हूँ, मजा कर रहा हूँ। ओके, मैं TOT करूंगा और मेरे फैमिली के लिए मेरे पास 10 मिनट का टाइम नहीं है, मेरे खुद के लिए मेरे को गाना गाना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो कोई मतलब नहीं उसका। TOT करना है लेकिन विथ एंजॉयमेंट, वो आज नहीं तो कल कभी भी करूंगा मैं, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन NRI मार्केट जो मैं आपको बताऊं कि इजी बिजनेस, हम लोग ना बहुत बार सोचते हैं, जब भी मैं 2013 में फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया गया था बिजनेस टूर के लिए, तभी मैंने इतना कॉस्टिंग में कम करके, इंडिगो का तभी एयरलाइंस था जिसमें जैसे हम लोग बस विस पकड़ते ना कि खिड़की में से रुमाल डालना है और वहां पे अपना सीट रहता है, उस टाइप का वो इंडिगो का एयरलाइंस था, वो सबसे सस्ता था। और बिजनेस टूर ना, तो जितना सस्ता रहेगा उतना अच्छा है। तो वो फ्लाइट पकड़ने के लिए एक बार गेट खोला तो सब लोग भागते थे कि मेरे को अच्छा सीट मिलना चाहिए, तभी था, अभी बंद हो गया सब। लेकिन तभी से मैं कर रहा हूँ, तभी मेरा पूरा बजट, मस्कत का पूरा टूर का बजट मेरा 40,000 का, जिसमें से भी मैंने 5,000 रुपये बचाए। 35,000 में मैंने वो टूर किया था और इट वॉज कम्प्लीटली फेल्यूर। तो फेल्यूर का क्या है, वहां पे जाने के बाद पता ही नहीं लगा करना क्या क्या कि किसको मिलू यार, क्या करूं। मेरा एक दोस्त था वहां पे जिसके पास मैं रहता था, वो खर्चा मेरा बच गया, उसकी बीवी अच्छी थी, वो उसने मुझे खाना खिलाया, कोई टेंशन नहीं है, वो बोला कि हाँ यार तू खा ले, फुकट का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो सस्ते में हो गया। लेकिन तभी मुझे पता चला कि NRI मार्केटिंग एंड NRI बिजनेस के लिए आपको वहां पे जाने से पहले कुछ काम करना जरूरी है। वहाँ का जो भी आपके कम्युनिटी का जो वहाँ पे मंडल रहता है, जैसे महाराष्ट्र मंडल है, जैसे आपके कम्युनिटी का सर कुछ रहेगा, आपके रहेगा गुजराती मंडल रहेगा, तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको पहले कुछ स्पॉन्सरशिप देनी है कि भाई मेरा स्पॉन्सरशिप ले लो 5,000 रुपीज का या 10,000 या 15,000, आप मेरा एडवर्टाइजमेंट आपके बुकलेट में या आपके साइट पे डाल दो।
वो साइट पे डालने के बाद तुरंत आपको उसके पूरे जो मेंबर्स है उसकी लिस्ट आ जाती है। वो लिस्ट आने के बाद आप उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म कर सकते हो। तभी व्हाट्सएप नहीं था, मैसेज था, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, तो वो करते थे। फिर उसके साथ में आपको थोड़ा सा टच में रखना है कि मैं आने वाला हूँ, आज कर ऐसे कुछ ना कुछ 3-4 महीने से आपको वो उसमें कुछ ना कुछ डालना है, कुछ पोस्ट डालना है, कुछ अच्छा कुछ डालना है। वो व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करने के बाद एंड व्हाट्सएप ग्रुप जब भी हम लोग फॉर्म करते हैं तभी वहाँ पे स्पेसिफिकली इनविटेशन के टाइम मैं बोलता हूँ कि आई एम वन ऑफ द स्पॉन्सर फॉर योर एग्जाम प्रोग्राम और आपका मैगजीन है उसका आई एम वन ऑफ द स्पॉन्सर। तो उसमें से कोई निकल नहीं जाता है कि भाई अपना स्पॉन्सर है कुछ, भले उसने 15,000 दिया है या 10,000 दिया है। तो ऐसा होने के बाद वहाँ पे अपना एक थोड़ा सा नाम तो हो जाता है, भले मुझे कोई पहचानता नहीं है लेकिन मेरा नाम वहाँ तक पहुँच गया है। तो मैं अगर सामने जाता हूँ तो वैभव जोशी करके कोई एक बंदा है जो मुझे व्हाट्सअप करता है, ये 3-4 महीने तक चलता रहता है। और फिर मैं प्लान करता हूँ, वैसा मैंने प्लान किया सेकंड टूर में मस्कत। सेकंड टूर में जब भी मेरा ऑलरेडी था और वहाँ पे वो इवेंट था मराठी मंडल का जिसको मैंने 15,000 रुपीज़ का स्पॉन्सरशिप दिया। ये छोटा छोटा कंट्रीज है ना, वो 15-20 हज़ार में पड़ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यूरोप में अगर मैंने यूरोप में स्कॉटलैंड में मैंने पूछा था जब भी मुझे वहाँ पे स्टॉल लगाना था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको स्पॉन्सरशिप ज़्यादा नहीं सर, आपको 5 लाख देने। मैंने फ़ोन रख दिया, बोले छोड़ यार 5 लाख का प्रीमियम तो आने दो पहले, तो फिर मैं सोचूंगा। लेकिन हाँ ये भी मेरा माइंडसेट है, 5 लाख दे दूंगा तो 50 लाख आ भी सकता है, तो शायद मैं यूरोप के लिए सोचूंगा बाद में। लेकिन यहाँ पे क्या आपके भी बहुत से लोग रहेंगे मस्कत दुबई में, बहुत लोग रहते हैं, कतार में भी है, तो वहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप देनी है। वहाँ पे उनको बोलना कि मुझे सिर्फ एक टेबल स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं खड़ा रहूँ और मेरे जो भी प्रेजेंटेशन से मैं दे सकता हूँ, तो वो दे देते। उसमें आपको 25,000 का खर्चा है, 25 से 50,000 नॉट मोर। अबू धाबी है तो 50,000 है, मस्कत में जो आपको करना है तो 25 से 30,000 में हो जाता है, और आपको दुबई में प्रॉपर करना है तो इट माइट बी 75,000 रुपीज़। वो स्पॉन्सरशिप उसमें हो जाता है। वहाँ पे होने के बाद फिर आपको जाने के बाद आपको सबको ये करना है कि मैं आपके यहाँ पे एक मेरा स्टॉल है, आप प्लीज़ विजिट कीजिए, आपको एक सरप्राइज मैंने आपके लिए ला के रखा है। तो आ जाते, क्या सरप्राइज है सर? आपका इंडिया का जो पॉलिसी है ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो आज आप यहाँ पे ले सकते हैं। सो वो सरप्राइज, कुछ बाकी सरप्राइज नहीं, वो आते सरप्राइज क्या है देखने के लिए आते हैं। फिर अपना बातचीत चालू हो जाता है, फिर रेफरेंस जनरेट हो जाते हैं। तो सेकंड टूर जो भी मेरा मस्कत का हुआ था, इट वॉज ऑल्सो फेल्यूर बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। लेकिन लीड जनरेशन इट वॉज 32 लीड्स, जिसको मैंने प्रेजेंटेशन दिया 6 दिन में। रोज में 3 या 4 प्रेजेंटेशंस करता था और 6वें दिन में बोला कि मेरा बजट खत्म हो गया, मैं भाग गया और मैं वापस निकल आया। नेक्स्ट ईयर जब भी मेरा वहाँ पे कन्वर्सेशन चालू था, फाइनलाइजेशन, जो लोग आ रहे थे ना, उन्होंने सब मिलके मेरा जब भी फर्स्ट डबल MBA क्रॉस हुआ था, तभी मैं बहुत काम किया था, अभी कर नहीं रहा हूँ, लेकिन तभी मैंने खूब जोरदार काम किया था। मेरा फर्स्ट डबल MBA 2014 में हुआ था बिकॉज ऑफ जस्ट मस्कत का जो भी मेरा बिजनेस हुआ था। 36 लाख प्रीमियम सिर्फ मस्कत से आया था सेकंड टूर के इसमें। फर्स्ट ईयर इट वाज डिजास्टर, सेकंड टूर में 36 लाख प्रीमियम, थर्ड टूर में आ गया 12 लाख रुपए प्रीमियम। फिर बाद में मैं दुबई जाने लगा क्योंकि बस मस्कत में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे, दुबई चालू किया, अबू धाबी चले गए। तो क्या होता है NRI बिजनेस में, सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस है कि हम लोग वहां पे जाके क्या करेंगे। तो वहां पे सिर्फ थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करके हम लोग अगर जाते हैं तो वहां पे लोग एप्रिशिएट करते हैं कि कोई बंदा आ रहा है और यहाँ से बिजनेस लेके जा रहा है, उनको भी अच्छा लगता है। अच्छा हम लोग सोचते हैं ना कि वहाँ पे यार ऑलरेडी बहुत लोग जाते हैं, तो कोई जाता है, इसको मालूम भी नहीं कि कोई एजेंट यहाँ पे आके बिजनेस करके जाता है। तो NRI बिजनेस इज अ नीश बिजनेस, वहाँ पे आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अच्छा जहाँ लोगों को आप मिल रहे थे वो यही के मराठी बात करते हैं, हिंदी बात करते हैं, उसके अलावा तमिल बात नहीं कर रहे कोई। अच्छा तमिल का कोई रहेगा तो तमिल में बात करते हैं, जहाँ पे कोई साउथ इंडियन रहेगा या ये रहेगा ना, तो उनके लिए तो मस्कत, अबू धाबी, दुबई सुपर है। वहाँ पे जाके आप सेटल हो जाओ, दूसरा घर ले लो, इतना बिजनेस है वहाँ पे, बहुत ज्यादा है। उनको भी अच्छा लगता होगा कि जैसे कोई आए। नहीं, वो अच्छा लगने से भी अच्छा क्या है कि उनके पास ऐसा कोई आता जाता नहीं। हम लोग जैसे सोचते हैं कि यहाँ पे बाजू में गया एक वाटी हम लोगों ने कोथिंबीर वड़ी दी, वहां से कुछ लेके, वैसा कुछ होता नहीं वहाँ पे मिलना है ना। यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, गल्फ में बाहर आउट ऑफ यानी US में और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो फोन करके पहले पूछना पड़ता है, भाई आएंगे तो चलेगा क्या, भले वो इंडियन है, भले अपने कम्युनिटी का है, बहुत रिजर्व रहते हैं। और वहाँ पे एक बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा वहाँ पे एक आपका बंदा ऐसा होना चाहिए जिससे आपके इतने रिलेशन अच्छे होने चाहिए। मैंने एक ना, मैं वहाँ पे एक साउथ इंडियन फैमिली था जिनको यहाँ से मैंने बालाजी का मूर्ति लेके गया था। मैंने दैट मूर्ति कॉस्ट वाज 14,000 रुपीज। वो आदमी ने उसके घर पे उसको सब दोस्तों को बुला के प्रेजेंटेशन में से दिलवा। सो इट मैटर्स कि 14,000 का तो एयर टिकट आ जाता था तभी, तो 14,000 का मूर्ति मैंने जिसको प्रेजेंट किया। अच्छा वो आदमी भी वैसा था, उसके कॉन्टेक्ट भी वैसे थे। तो ऐसा कोई आपको आदमी पकड़ना है कि जिसके ऊपर आप आराम से उसके यहाँ पे जाके रह सकते हैं, खा सकते हैं, उसको कुछ आप पार्टनरशिप ऑफर कर सकते हो। मैंने तो किया नहीं, लेकिन वहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जिनका सैलरी हम लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा रहती है, 25-30 लाख रुपए सैलरी रहता है और वहाँ पे खर्चे भी वैसे रहते हैं। तो उनको भी एडिशनल इनकम अगर ज़रूरत है, कोई ऐसा बंदा है जिससे आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। NRI मार्केट इज वेरी इजी। अभी ये कोरोना की वजह से मैं सिर्फ 2 साल दुबई नहीं गया, लेकिन हर साल में 2 बार दुबई जाता हूँ, 1 बार मस्कत जाता हूँ। ये मेरा 5 साल से चल रहा है और वहीं से बिजनेस आ रहा है। यहाँ पे तो क्लाइंट्स ही नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ पे जाऊँगा तो भी कोई बाबा अच्छा है, कोई 1 लाख प्रीमियम दे रहा है, 2 लाख प्रीमियम दे रहा है, तो हम लोग जाते हैं। अदरवाइज तो क्या 25,000 में मिलेगा तो जाएंगे, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। सो मेरा थॉट इज वेरी क्लियर, मुझे COT भी करना है, TOT भी करना है, लेकिन इन माई टर्म्स। मुझे मेरा इंजॉयमेंट कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना है। आज मैं जी रहा हूँ तो आज मजा करके जीऊँगा, कल जाके मालूम नहीं मुझे क्या। सो थैंक यू सो मच। NRI के बारे में आपको कुछ भी डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट वहाँ पे किधर मेडिकल करना है, मस्कत, सिंगापुर और दुबई, आपको किसी को कभी भी कॉल रहेगा आपका, मुझे पूछ लेना, मैं आपको दे दूंगा मोबाइल नंबर। 981994 01681 01681 01681। और वहीं पर आप करते हो, यहाँ आने के बाद भी फॉलो अप करते होंगे? हाँ यहाँ पे ही फॉलो होता है, वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन देना है, मजा करना है। मेल ऑर्डर बिजनेस होता है आपका? नहीं मेल ऑर्डर नहीं, मैं इन्वाइट करता हूँ। कभी कभी तो क्या होता है 2.5 लाख प्रीमियम है, तो उसको जाने का फेयर ना उनको ना सस्ता मिलता है, जैसे उनको वीज़ा का चार्जेस नहीं है, अपने को वीज़ा का भी पे करना पड़ता है, तो उनको हम लोग बंदे फेयर देता हूँ, 20,000 रुपये देता हूँ, 20,000 देता नहीं, मैं एयर टिकट निकाल के दे देता हूँ। मेडिकल जो भी प्रोसीजर है यहाँ आके करते मैं यही करता हूँ। अगर मैं वहाँ पे हूँ, उसको वहीं पे पॉलिसी निकालना है, तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स रहते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ गए, वहाँ पे उनको पॉलिसी निकालना है, वहीं पे मेडिकल करना है, तो भी आप कर सकते हैं। आपके विजिट के टाइम पे आपको प्रपोजल फॉर्म पे भरना है और वहाँ से मेडिकल मैंने ये प्रपोज किया था